जातिवार जनगणना कराई जाए और उसके आर्थिक आंकड़े जारी किए जाएं कि किसके पास बस है, किसके पास ट्रेन है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास रहने के लिए मकान है, किसके पास खेती योग्य जमीन है, किसके पास उद्योग धंधे हैं, किसके पास प्राइवेट रोजगार है, कौन ऐसा है जो भूखा सो रहा है, कौन ऐसा है जिसके पास छत नहीं है, कौन ऐसा है जिसके पास जमीन नहीं है और कौन ऐसा है जिनको सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन लेके देश उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहा है। जब भारतीय संविधान ये कहता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है, तो आज भी देश में आदिवासियों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, सिखों पे, जैनों पे, बौद्धिस्टों पे, मुसलमान भाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है ये सरकारें रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही। लगातार सरकारी विभागों को बेचा जा रहा, सरकारी नौकरी को खत्म किया जा रहा। निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हमें अपने प्रभु जन सम्मेलन के जरिए समाज के पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, प्रोफेसर, चिंतक, पत्रकार तमाम लोगों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए और जब हम उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे और वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझेंगे तभी आने वाले समय में ये हक वंचित समाज मुख्य धारा में आ पाएगा और अपनी गुलामी बेबसी की बेड़ियों को काटने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, मैं पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाके प्रभु जन सम्मेलन को पूरा करने का काम कर रहा हूं और 18 मंडलों में ये 18 सम्मेलन करने का लक्ष्य हम लोगों ने बनाया था और 15वां सम्मेलन आज जो हम लोग बरेली में संपन्न करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, बरेली के इस कार्यक्रम में जिस तरह का उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है उससे स्पष्ट हो गया है कि इस क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी आने वाले कल में सभी लोगों के दांत खट्टे करते हुए गरीब जनता की मजबूत आवाज बनेगी और गरीब जनता के हक अधिकारों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेगी। सम्मानित साथियों, प्रभु जन सम्मेलन के जरिए हमने 5-6 मुख्य मुद्दे जिन पे चर्चा होनी चाहिए उनको रखा था। मैं आज आपके सामने भी उन मुद्दों को दोहराना चाहता हूं। पहला, OBC की जातिवार गणना होनी चाहिए और पूरे देश में जातिगत गणना होनी चाहिए। सम्मानित साथियों, आपको शायद जानकारी हो या ना हो, इस देश में पूर्ण जनगणना 1931 में हुई थी, 1931 में, और 1931 के बाद आज तक इस देश में संपूर्ण जनगणना नहीं हुई है। अगर जनगणना होती भी है तो SC, ST के लोगों की होती है। SC, ST के लोगों की जनगणना तो होती है, लेकिन OBC और सामान्य जाति के और मुस्लिम समाज के और अन्य जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उनकी गणना नहीं होती। आज हम लोग आजादी के 75 साल के भारत में हैं। देश जो है डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। देश में सरकारें कहती हैं कि हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, लेकिन जमीन पे क्या हाल है उसको जानने के लिए जातिवार गणना होनी बहुत जरूरी है। जब हमने इस विषय को उठाने का काम किया और पार्लियामेंट में भी मेरे जरिए बार बार जातिवार जनगणना की बात हुई तो सरकार ने जातिवार गणना की घोषणा कर दी, लेकिन हमारी मांग है जातिवार जनगणना कराई जाए और उसके आर्थिक आंकड़े जारी किए जाएं कि किसके पास बस है, किसके पास ट्रेन है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास रहने के लिए मकान है, किसके पास खेती योग्य जमीन है, किसके पास उद्योग धंधे हैं, किसके पास प्राइवेट रोजगार है,
कौन ऐसा है जो भूखा सो रहा है? कौन ऐसा है जिसके पास छत नहीं है? कौन ऐसा है जिसके पास जमीन नहीं है? और कौन ऐसा है जिनको सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोग सस्ता राशन 5 किलो राशन लेके देश उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहा? तो जब जातिवार गणना होगी और उसके आर्थिक आंकड़े जारी होंगे तभी ये जानकारी लग पाएगी कि इस देश में भूखा कौन सो रहा है और ऐसा कौन है जिसके घर 20-20 तरह के खाने बन रहे हैं। ऐसा कौन है जिसके जानवर भी एसी के कमरे में सो रहे हैं। और ऐसा कौन है जो सड़कों पे, मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के, रेलवे स्टेशन के, पुलों के नीचे बिना कपड़ों के सो के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसकी जानकारी देश को होनी चाहिए। देश ये मांग कर रहा है, समय आ गया है कि धन धरती राजपाट में बंटवारा होना चाहिए और उसके लिए जातिवार जनगणना सबसे पहला कदम है। सम्मानित साथियों, क्या आप चाहते हैं जातिवार गणना हो? और आप ये भी चाहते हैं कि जातिवार गणना होकर उसके आर्थिक आंकड़े जारी हों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम बहुजन समाज को मानने वाले लोग हैं, आप ये बताओ क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को जिनकी जनसंख्या 1931 में 52% थी, क्या 52% आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ जोर से। बहुत शानदार बात है। और संविधान में जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है, हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि आज हम लोग सुरक्षित हैं तो वो भारतीय संविधान की वजह से है, क्योंकि संविधान हर नागरिक को स्वाभिमान सम्मान से जीवन जीने की इजाजत देता है, उसके अधिकारों का संरक्षण करता है। ये संविधान ही है जिसकी वजह से मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आज लोकसभा का देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर है और उस पंचायत में खड़े होकर आपके हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। प्यारे साथियों, हमारी तीसरी मांग ये थी उस प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए कि जब भारतीय संविधान ये कहता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है, तो आज भी देश में आदिवासियों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, सिखों पे, जैनों पे, बौद्धिस्टों पे और बहुसंख्यक रूप से जिनके ऊपर ये किताब लिखी गई, जंग आजादी और मुसलमान, इन मुसलमान भाइयों को जो अत्याचार हो रहा है ये सरकारें रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब भी हम मांगने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। सुबह जब आप उठते हो अखबार पढ़ा करो, टीवी देखा करो, आजकल फोन में सब कुछ आता है। अभी राज्यपाल ने मुझे बताया कि यही जसपुर में एक कश्यप समाज की हमारी 12 साल की बेटी को दरिंदों ने नोच करके सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या करने का काम कर दिया। ऐसी जानकारी मुझे दी गई। जब राज्यपाल ने मुझे बताया तो मुझसे कहा भैया मैं वहां जाना चाहता हूं उस परिवार की मदद करने के लिए, और क्या मैं वहां जा सकता हूं? क्या पार्टी मेरी मदद करेगी? तो मैंने इनसे कहा कि आपको जरूर जाना चाहिए। और मैंने उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी कहा कि जब राज्यपाल जी यहां उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आएंगे तो हमारी पूरी टीम को बढ़ चढ़ के उनका सहयोग करके उनको विश्वास दिलाना है कि हम सब लोग उनके साथ हैं। सम्मानित साथियों, आज इतनी बुरी हालत है, जो जमीनें मिली थी पहले उन जमीनों को लगातार छीना जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, हक अधिकार की बात करने वाले लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। और यही नहीं, आम लोगों को ही नहीं, अगर कोई पत्रकार ईमानदारी से काम करता है तो न्यूज चैनल का मालिक अगले दिन उसको निकाल देता है अगर वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। ये पत्रकार साथी भी इस बात को जानते हैं। आज देश में पत्रकारिता का भी गला घोटा जा रहा है। तो आप यहां भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े मेन स्ट्रीम के मीडिया से ज्यादा आज नौजवानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने अपने हाथ में माइक उठा लिया है और वो माइक उठा के गांव की खाटी पत्रकारिता
जिले शहरों की पत्रकारिता करने का काम कर रहे हैं और जो काम मुख्य पत्रकार मीडिया नहीं कर पा रही है उस काम को भी करने का काम कर रहे हैं। मैं तो कई बार देखता हूं कि जिन विषय को मैं उठाता हूं और ग्रामीण पत्रकार उस विषय को दिखाने का काम करते हैं, बाद में बड़े बड़े चैनल्स भी वहीं से वीडियो उठा के उस खबर को चलाने का काम करते हैं। मैं पुनः मीडिया के ग्रामीण क्षेत्रों के मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पत्रकारिता के स्वरूप को बदल के रख दिया। हालांकि कई जगह यह भी देखा गया है कि कुछ पार्टियों से इन्फ्लुएंस होके एक तरफा भी खबरें चलाई जाती। इससे कम से कम इससे ये जो खाटी पत्रकार हैं ग्रामीण अंचल के, इनको बचना चाहिए। इनको इसलिए बचना चाहिए कि कल ही बिहार की घटना हमारे सामने आई। एक पत्रकार साथी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एनडीए की सरकार के मंत्री से सवाल पूछने का काम किया और उसका मंत्री जी ने, उनके लोगों ने उसका नाक तोड़ दिया। एक तरफ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सरकार केंद्र की हमारी नाक कटवाने का काम करती है हमारे देश की, और दूसरी तरफ इनके मंत्री पत्रकारों का नाक तोड़ने का काम करते हैं। जैसे कंपटीशन चल रहा हो कि कौन कितना बेहतर नाक तोड़ेगा और पत्रकारों को गड्ढे में झोंकने का काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब आजाद समाज पार्टी के हाथ में ताकत होगी, किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा, न किसी की बेटी के साथ, न उसकी जमीन के साथ, न उसके कारोबार के साथ। और ऐलानिया कह रहा हूं, दोबारा सुनो, ऐलानिया कह रहा हूं, ये तो कहते हैं कानून का राज, और मैं कहता हूं जनता का राज आएगा उत्तर प्रदेश में। नीतीश कुमार आजाद समाज पार्टी के हाथ में। कैसा राज? जैसे बयान साहब ने कहा था कि रात को 12 बजे भी बेटियां कई किलोमीटर तक अकेले पैदल घूम के आ जाएंगी और सुरक्षित आ जाएंगी। ऐसा राज आएगा कि बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा होगी और उनको सशक्त किया जाएगा कि वो इतनी जेब में उनका पैसा हो कि वो अच्छा जीवन जी सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। और इसी बीच में मुझे ये भी कहना है, यहां महिलाएं बड़ी संख्या में इधर बैठी हैं। बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, 90% जाता हूं गांव में, बहनों से, माओ से, बड़ी दादियों से पूछता हूं, हवाई जहाज में बैठ के देखा है? तो जवाब आता है ना। पूछता हूं हेलीकॉप्टर में बैठ के देखा है? तो जवाब आता है ना। पूछता हूं एसी वाली ट्रेन में बैठ के देखा है? 1% कहीं से हाथ उठ जाता है। और ये वो होती है महिलाएं, बहनें जिनके पति या पिता या भाई नौकरी में हैं। बाकी 85, 80, 85, 90% महिलाओं ने जहां पैदा होती हैं लगभग उसी जिले में उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इस निकम्मी सरकारी व्यवस्था ने और पुरानी सामाजिक व्यवस्था ने इस देश में महिलाओं के पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी और आज भी समाज उन बेड़ियों काटने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अगर बेटियां डॉक्टर नहीं होंगी तो अपनी बेटी को, पत्नी को कौन सी महिला डॉक्टर को दिखाओगे? इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। अपने साथ साथ बदलाव के लिए, समाज में बदलाव हो, इसकी तैयारी के लिए बेटियों को भी बेटों जैसा मौका देना चाहिए और बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी बेटियां पढ़ेंगी तो 3 पीढ़ियां सुधरेंगी। मेरी इस बात को भी सभी परिवारों को मानना चाहिए। सोचो, मां सावित्रीबाई फूले ना होती, मां अवंतिकाबाई लोधी ना होती, मां उदादेव पासी ना होती, मां झलकारी बाई ना होती, मां फूलन देवी ना होती, तो क्या महिला इस देश में आजादी की कीमत समझ पाती? नहीं समझ पाती। इसलिए हमें उन तमाम वीरांगनाओं को भी याद करना चाहिए जिनमें मां फातिमा शेख भी है और जिनमें मां फूलन देवी भी है, मां उदादेव पासी भी है। प्यारे सम्मानित साथियों, हमने आगे बढ़ते हुए पार्लियामेंट में मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था। अगर आपने गौर किया हो तो वो प्राइवेट मेंबर बिल ये था कि जिस तरह से निजी क्षेत्रों को लगातार खत्म किया जा रहा, सरकारी क्षेत्रों को आप देखते होंगे लगातार सरकारी विभागों को बेचा जा रहा, सरकारी नौकरी को खत्म किया जा रहा। इसलिए मैं बिल लेके आया था
पार्लियामेंट में कि प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये बिल मैं पार्लियामेंट में लेके आया था। आप बताओ ये बिल पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दोबारा बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छी बात। और चौथी हमारी पांचवी हमारी मांग थी, जो लोगों में चर्चा जिसपे हो, इस देश में एक समय ऐसा आया था कि मंडल की रिपोर्ट के बाद मंडल कमीशन लागू हुआ, और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सरकार मंडल को रोकने के लिए कमंडल की राजनीति को आगे करके धर्म को आगे लेकर आ गई। प्यारे साथियों, मंडल कमीशन की 40 में से 2 सिफारिशें लागू हुई और 38 सिफारिशें आज भी डब्बे में पड़ी हुई हैं। जब हम आंदोलन चलाएंगे तो मजबूर होके इन 38 सिफारिशों को लागू कराने का काम सरकार को करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मंडल के कमीशन की सारी सिफारिशें लागू होनी चाहिए? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।